हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। तो जैसे कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चालू है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 10th है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक जो है पूरे फिजिक्स को कवर किया और हमारा फिजिक्स जो पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो जो लोग भी फिजिक्स का लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है। पिछली क्लास हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है और आज केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला को हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें या इस चैप्टर के एनालिसिस अगर हम करते हैं 5 साल के क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से आ ही जाता है। आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने मात्र 45 मिनट में पूरा पढ़ा दिया है। एक पॉइंट भी एनसीईआरटी का यहाँ पे मिस नहीं है। बेस्ट कंटेंट है, तो सेशन के एंड तक बने रहे, लास्ट तक बने रहे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें कि जो लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये लेक्चर पहुँच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर में, क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, कंबशन और उसके टाइप्स के बारे में, दहन और उसके प्रकार के बारे में। देन हम लोग इग्निशन टेम्परेचर की बात करेंगे, ज्वलन तापमान की। देन उसके बाद हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे, अग्निशामक की, जिसमें वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे, CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लेम की बात करेंगे एंड टाइप की, ज्वाला और उसके प्रकार की। देन हम लोग फ्यूल की बात करेंगे, आइडियल फ्यूल ईंधन या आदर्श ईंधन की। देन हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे, ईंधन के समय मान की बात करेंगे, इसका टेबल देखेंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम फ्यूल का हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, जिसे हम लोग दहन और ज्वाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबशन की कि कंबशन क्या है हमारा, दहन क्या है। तो कंबशन की बात करें तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को या पदार्थ को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है और कभी कभी हमें लाइट भी मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं या दहन कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स हीट एंड समटाइम लाइट्स, वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और कभी कभी प्रकाश देता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं या दहन कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ का कंबशन होता है यानी जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट या लाइट देता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, दहनीय पदार्थ कहेंगे जिसका कंबशन हो रहा हो, यानी सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जो विच वन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिस पदार्थ का दहन होता है वह क्या कहलाता है, दहनीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, दहनीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें पेपर की, पेट्रोल की, मैग्नीशियम, चारकोल एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी इसको दहन होता है, ये जलता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा पेपर में जब हम आग लगाते तो पेपर तुरंत जल जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, हमारा दहनीय पदार्थ हो गया। आप आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग दहनीय पदार्थ का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जब हम दहन कराते हैं तो हमें क्या पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम का कंबशन कराते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या मिलता है हमारा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ब्राइट वाइट लाइट, सफ़ेद चमकता हुआ प्रकाश प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जब हम कंबशन किया तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है,
और ये जो मेटल जो है वह ज़्यादातर जनरली तौर पे जो हमारा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कैसा ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जो कि ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और चारकोल की बात करें, कंबशन ऑफ चारकोल, चारकोल का दहन। तो चारकोल में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है। जब हम कार्बन का दहन कराते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो हमें एसिडिक नेचर का होता है। तो CO2 यहाँ पे कौन नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी उदाहरण कंबशन की, उदाहरण की बात करी कंबस्टिबल सब्सटेंस की। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस की। तो वैसे सब्सटेंस जो कंबशन शो करते हैं तो उसे हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा, और वैसे सब्सटेंस या वैसे पदार्थ जो कंबशन शो नहीं करते हैं यानी जो बर्न नहीं होते हैं, जो दहन नहीं होते हैं, तो हमारा क्या कहला जाएगा, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहला जाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच डोंट बर्न्स इज कॉल्ड अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जिस पदार्थ का दहन नहीं होता वह क्या कहलाता है, अदहनीय पदार्थ कहलाता है। जैसे आप ईंटे की बात करें, ब्रिक्स, लोहा, नील, सैंड एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी अदहनीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब हम कंडीशन की बात करें, क्या शर्त है कंबशन की, यानी कंबशन कब आपको देखने को मिलेगा, तो कंबशन वही देखने को मिलेगा जहाँ हमारा क्या एयर मौजूद हो या ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट, वायु या ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, तभी हमारा कंबशन देखने को मिलेगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, मोमबत्ती जब जलती है अब उस पर एक गिलास रख दें तो क्या होगा, वहाँ पे से एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो भी बुझ जाती है। तो आग के लिए या कंबशन के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड है, एयर रिक्वायर्ड है या ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हमारा सन जो है, सूर्य, हमारा सूरज जो है उससे क्या निकलते हैं, हीट और लाइट निकलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सूर्य में जो उष्मा और प्रकाश नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या निकलता है, सूर्य से हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ कंबशन की, यानी दहन के प्रकार की। तो 3 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे दहन के प्रकार की। पहले रैपिड कंबशन जो तीव्र दहन कहते हैं, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसे स्वतः दहन कहते हैं, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्लोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैपिड कंबशन की, यानी जिसमें तीव्र दहन, ठीक है। तो कोई पदार्थ में आसानी से आग लग जाए, मतलब फटाक से, मतलब फौरन सडनली, मतलब आसानी से आग लग जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैपिड कंबशन कहलाएगा, यानी तीव्र दहन कहलाएगा, ठीक है। ये सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कोई पदार्थ उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तेजी से जलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारा रैपिड कंबशन यानी तीव्र दहन कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगी, उसे एक्सटर्नल हीट इसमें रिक्वायर्ड होता है, यानी बाहरी उसमें की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे पेट्रोल वगैरह में कैसे तुरंत आग पकड़ लेता है, जब हम बाहर से उसको कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड होगा, बाहरी उसमें की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, पेट्रोल, LPG एटसेट्रा। और बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो वो हमारा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी स्वतः दहन, यानी खुद से आग लग जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े, अपने आप आग लग जाए, तो वैसा दहन क्या कहलाता है, हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन का। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, अपने आप आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये सोडियम मेटल हो गया, तो इसमें क्या हो, स्पॉन्टेनियस कंबशन दिखा, स्वतः दहन, और इसमें कोई एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस, इट एक्ट्स इज ऑन, यानी ये अपने आप होता है, ठीक है। नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, बाहरी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में भी आग लग जाने क्या होता है, आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गया तो वो भी अपने आप ही लग जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड टाइप जो है हमारा, वो है हमारा एक्सप्लोजन, इसे विस्फोट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कंबशन प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, और उसमें ह्यूज अमाउंट में यानी अधिक मात्रा में गैस निकलती है, ठीक है,
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे फायर क्रैकर्स है ना, मतलब पटाखे का छूटना, क्या होता है, बड़े बड़े पटाखे छोड़ते हैं तो सडनली एकदम ह्यूज अमाउंट में हीट निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, विस्फोट कहेंगे। तो इफ इन अ कंबशन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोड्यूस देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। यानी यदि दहन पर अभिक्रिया में अधिक मात्रा में गैस निकलती है तो इस विस्फोट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे विस्फोट क्या कहा जाता है, विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी 3 टाइप ऑफ कंबशन की। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है इग्निशन टेम्परेचर। क्या है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, जिसे हम लोग ज्वलन तापमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन तापमान, ठीक है। तो कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका कुछ इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी उस टेम्परेचर पर उस पर आग लगती है, ठीक है। तो हर पदार्थ का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। किसी में जल्दी आग लग जाती है, किसी में देर में। जैसे आप कागज़ में आग लगाया होगा तो क्या होता है, कागज़ में फौरन आग पकड़ लेती है, लेकिन आप लकड़ी में लगाते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर होता है ज्वलन तापमान, यानी ये ऐसा टेम्परेचर है, यानी ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर आग पकड़ ले, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु अग्नि पकड़ती है, तो इससे हम लोग क्या कह देंगे, इग्निशन टेम्परेचर कह देंगे, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु अग्नि पकड़ती है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, हमारा इग्निशन टेम्परेचर कह देंगे, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच स्टिक्स के बारे में, माचिस की तीली के बारे में, ठीक है। तो माचिस की तीली में आपने देखा होगा ऊपर में गोल टाइप का लगा होता है, ठीक है, जो हम माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो आग जलती है, ठीक है। तो मैच स्टिक जो है उस पहले के टाइम में, ओल्ड पहले की बात करें तो उसमें 3 कंपाउंड यूज होते थे। पहला एंटीमनी डाइसल्फाइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड और तीसरा वाइट फास्फोरस। ये चीज़ यूज होती थी उसमें, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि उसमें अपने आप आग लग जाती है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस था, इसीलिए अब जो है न्यू में आपके टाइम में क्या यूज होता है, एंटीमनी डाइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और रेड फास्फोरस यूज होता है। क्या होता है, रेड फास्फोरस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम माचिस की तीली को माचिस बॉक्स पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, उस टाइम व्हाइट फास्फोरस जो है हमारा वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस हमारा रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, क्या है यहाँ पर, रेड फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड फास्फोरस हमारा व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जाते थे ओल्ड में या न्यू में, तो इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में, ज्वलनशील पदार्थ के बारे में। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसका इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन तापमान बहुत कम होता हो, ठीक है, और वह ज्वाला से अग्नि को पकड़ लेते हैं, यानी वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं और उसमें फ्लेम भी निकलता है, फ्लेम के साथ, ठीक है, यानी ज्वाला के साथ। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, ज्वलनशील पदार्थ कह देंगे। यानी वह पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और वह ज्वाला से अग्नि को पकड़ लेते हैं तो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम, वह पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और वह ज्वाला से अग्नि को पकड़ लेते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे एलपीजी घर में जो हमारे सिलेंडर यूज होता है गैस का, या पेट्रोल या डीजल, ये सब क्या होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जिसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया, ज्वलनशील पदार्थ की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ फायर, कंडीशन फॉर फायर, यानी आग लगने की शर्त क्या है, ठीक है। तो आग मुझे लगाना है तो आग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यही हमारा कंडीशन है।
तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आग लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए यानी ईंधन चाहिए। क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए या ईंधन चाहिए। फ्यूल कोई सब्सटेंस भी हो सकता है या ऑयल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, तो फ्यूल हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, एयर या ऑक्सीजन, बगैर इसके तो आगे नहीं लगेगा, एयर ऑक्सीजन तो नीड है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। हीट या उष्मा यानी किसी भी आप सब्सटेंस या फ्यूल है तो उसको जब तक हम इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट नहीं देंगे तो उसमें आग कैसे लगेगा। तो हीट क्या करता है, किसी भी पदार्थ को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देता है, ठीक है। जब उतना टेम्परेचर तक वो पहुंच गया तो उसमें आग लग जाती है। तो ये 3 कंडीशन है आग लगने की शर्त। पहला ईंधन का होना, दूसरा एयर या ऑक्सीजन का होना, तीसरा हीट या उष्मा का होना, ठीक है। ठीक है, आप जो आग लग जाती है तो हम लोग आग को कंट्रोल कैसे करें। होता है ना, बहुत बड़े बड़े आग लग जाते हैं तो उससे हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये अब हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर की। किसे बात करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हिंदी में अग्निशामक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अग्निशामक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो आग को बुझाने में काम आता है, ठीक है। ये ऐसा पदार्थ हो गया, ऐसा वस्तु है जिससे हम लोग आग को बुझाते हैं, बुझाने में काम आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक कहेंगे, ठीक है। तो a substance that is used to extinguish fire, वह पदार्थ जिनका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है तो हम लोग क्या कह देंगे, अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर कर देंगे। अब इसका रोल क्या है, किरदार क्या है, करता क्या है, ठीक है। तो 2 चीज आपको पता होगी आग लगने की शर्त मैंने बताई, ठीक है। पहले क्या बताई मैंने कि क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। दूसरा क्या बताई मैंने कि एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। और तीसरा क्या बताया, हीट होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए। तो हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि एयर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अब मुझे आग को बुझाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन से कांटेक्ट को हटाना होगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट में, जिस सब्सटेंस में आग लगा हुआ है तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या हो, ऑक्सीजन से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, यही करता है। उसका क्या करता है वो, इट ब्रेक द कांटेक्ट ऑफ अ बॉडी विच इज अंडर फायर फ्रॉम एयर और ऑक्सीजन। जिस वस्तु में आग लगी है ये उसका संपर्क वायु ऑक्सीजन से क्या करता है, तोड़ देता है। अब जब वायु ऑक्सीजन से सब संपर्क टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या है, ये टेम्परेचर को क्या करता है, कम कर देता है। यानी टेम्परेचर, आग लगती है तो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, लेकिन जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो इट फॉल्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह वस्तु के तापमान को उसके ज्वलन तापमान से क्या कर देती है, कम कर देती है। तो हमारा आग क्या हो जाए, बुझ जाएगा। या दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोनों भी हो सकता है, यानी वो ब्रेक भी कर देगा कांटेक्ट को ऑक्सीजन से और फॉल्स टेम्परेचर को भी कम कर देता है इग्निशन टेम्परेचर से। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का क्या है, हमारा काम है। अब हमारा एग्जांपल देख लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर एज एक्सटिंग्विशर, यानी जल अग्निशामक के रूप में, यानी पानी की मदद से जो हम आग बुझाते हैं, ठीक है। तो पानी करता क्या है जो आग बुझ जाता है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो होता क्या है, पानी तो सबसे पहले क्या करता है कि जिस वस्तु में, जिस सब्सटेंस में आग लगी हो तो उसकी टेम्परेचर क्या करता है, कूल करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को कूल करता है, ठीक है। इतना कूल कर देता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। और दूसरा काम क्या है पानी का, वो क्या करता है कि कोई सब्सटेंस के, मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, आग लगी हुई है, ठीक है। तो पानी क्या करता है, उस पर वाटर पेपर का जो है लेयर बना लेता है उसके चारों ओर, ठीक है। जब उसमें वाटर पेपर का जब लेयर बन जाता है तो उससे क्या होता है हमारा कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ऑक्सीजन से सब्सटेंस को क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा आग बुझ जाता है। तो पानी ये करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, पानी क्या करता है, वाटर इट कूल्स द बॉडी सो दैट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर।
ये वस्तु को ठंडा करके उसके तापमान को ज्वलन तापमान से कम कर देता है। ठीक है, दूसरा काम क्या बताया था मैंने, वाटर वेपर सराउंडेड द बॉडी एंड एक्ट एज अ ब्लैंकेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम एयर और ऑक्सीजन। जल वाष्प क्या करता है, वस्तु को चारों ओर से घेर कर कंबल की तरह कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, वस्तु का संपर्क क्या होता है, वायु या ऑक्सीजन से टूट जाता है। जब वस्तु का संपर्क वायु ऑक्सीजन से टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है आग क्या हमारा बुझ जाता है। तो इस तरीके से वाटर एज एक्सटिंग्विशर यानी जल अग्निशामक के रूप में वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, तो और किस तरीके आग में बुझाने का काम करेगा, बॉडीज लाइक वुड, पेपर एटसेट्रा, लकड़ी हो या कागज हो, तो ये सब जैसे आग में क्या होगा, ये पानी हमारा हेल्पफुल होता है। हर तरह के आग में जो है ये हेल्पफुल नहीं होगा, है ना, यानी हर तरह के आग में हमारा पानी काम नहीं करता है। ठीक है, जिससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये किसमें काम करता है, लकड़ी, कागज इत्यादि जैसे वस्तु के लिए जल का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फायर की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रिकल फायर विद्युत के कारण जो आग लगती है, या पेट्रोल फायर, ठीक है, पेट्रोल के कारण जो आग लगती है, तो ये सब सिचुएशन में जो है हमारा पानी काम नहीं करता है, यानी हमारा जो जल है, जो वाटर है, वो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, और उससे दिक्कत हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल वायर है, विद्युत के कारण आग लगी, उसमें हम जब पानी डालेंगे तो वो और क्या करेगा, उसमें और करंट आ जाएगा, उससे और बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर में जो है पानी यूज को हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फॉर इलेक्ट्रिकल फायर वाटर इज नॉट यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म द पर्सन। विद्युत के कारण जब आग लगती है तो जल को अग्नाशमक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का चालन कर सकता है, जिससे व्यक्ति को क्या हो सकता है, हानि पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। अब पेट्रोल फायर में क्यों नहीं यूज कर सकते हम वाटर को, इसलिए कि हमने ये पढ़ा है, ये जाना है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो पेट्रोल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी वाटर जो है पेट्रोल से क्या होगा, भारी हो जाएगा। तो जब हम पेट्रोल वाले आग में पानी को डालेंगे, पानी जब छिड़केंगे तो क्या होता है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होगा, पानी हमारा नीचे बैठ जाता है। अब पेट्रोल ऊपर रह गया, तो पेट्रोल ऊपर रह गया तो उसके सरफेस में क्या होता है, आग लगा ही रहता है, आग बुझता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पेट्रोल फायर या डीजल फायर में हमारा पानी मदद नहीं करता है। ठीक है, तो फॉर पेट्रोल फायर वाटर इज नॉट यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज वाटर इज हेवियर देन पेट्रोल। पेट्रोल में लगने वाली आग को जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि जब जल पेट्रोल से क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, तो अब सवाल आया कि जब हम इसमें पानी यूज नहीं कर सकते तो फिर ऐसे आपको बुझाए कैसे, इलेक्ट्रिकल फायर या पेट्रोल फायर हम लोग बुझाए कैसे। ठीक है, तो उसको बुझाने का क्या तरीका होता है, तो उसको हम कैसे बुझाते हैं, तो वहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोल फायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, CO2 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी विद्युत और पेट्रोल वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में CO2 का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 अग्निशामक के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि CO2 जो है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। क्या होता है, CO2 यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन से भारी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये सब्सटेंस के चारों तरफ क्या होता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है CO2 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसकी चारों ओर क्या है, आग लगा हुआ है, तो CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन से भारी होगा, तो हर जगह CO2 क्या होगा, अपना ब्लैंकेट की तरह सब्सटेंस को चारों ओर से घेर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट जो सब्सटेंस से कांटेक्ट है एयर का या ऑक्सीजन का, उसको ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, आग क्या होगा, हमारा बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये काम करता है CO2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 is heavier than oxygen. As a result of this, it forms blanket around the burning substance and break the contact from air और oxygen. यानी CO2 ऑक्सीजन से भारी होने की वजह से ये जलती हुई वस्तु को चारों ओर कंबल की तरह कार्य करती है, वस्तु को संपर्क वायु और ऑक्सीजन से तोड़ देती है। तो जिसका से क्या होता है, हमारा आग जो है जिस
पदार्थ में या सब्सटेंस में लगी हुई क्या बुझ जाती है। ये आपने देखा भी होगा फायर एक्सटिंग्विशर मॉल में, बड़े बड़े दुकान में ये क्या होते हैं रखे होते हैं। तो ये क्या होता है बहुत जल्दी आग को ये बुझा देता है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि जो भी मशीन हम लोगों ने देखा फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 निकलता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे, सप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो आपके घर में LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें आप खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गैस को जो है सिलेंडर में हाई प्रेशर के में भरा जाता है, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही हम लोग भी सिलेंडर में क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति कहाँ से मिलती है, उच्च दाब पर ये द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। ठीक है, यानी इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। हाई प्रेशर में इसको हम लोग लिक्विड की तरह सिलेंडर में रख सकते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि जब वेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, यानी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब सिलेंडर से निकलती है बाहर, तो क्या होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होगा, जब छोटी सी सिलेंडर से वो बाहर निकलेगा CO2 तो उसको क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा जल्दी से जो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा ठंडा कर देगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा आग रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है फैलती और ठंडी हो जाती है। अतः ये न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। यानी ईंधन का जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर उसको भी क्या करता है कम कर देता है। इसीलिए ये अति उत्तम अग्निशामक है, इसीलिए हम इसे एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, और CO2 प्राप्त करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। यानी CO2 प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थ से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। यानी दूसरा तरीका ये भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का हम पाउडर फॉर्म में छिड़काव कर दें तो उससे भी क्या होता है CO2 रिलीज होती है। ये दोनों से भी तो वो भी हमारा आग को रोक लेता है। ठीक है, तो CO2 क्या करता है जब हम उससे निकलता है उससे फायर एक्सटिंग्विशर से तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो जिसकी वजह से चारों ओर तो आग को घेर लेता है और आग को क्या करता है बुझा देता है और इनिशियल टेम्परेचर को भी कम कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उत्तम अग्निशामक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पर क्या फायर एक्सटिंग्विशर की। सबसे पहले वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखा, फिर हमने देखा CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ज्वाला कहते हैं। आपने जब कोई चीज़ जलाई होगी तो आपने उसमें क्या होता है एक चमकीला सा छिद्र होता है वहाँ पे कुछ एरिया, जैसे स्टोव चलते हुए आपने देखा होगा या गैस जलते हुए आपने देखा होगा चूल्हे में, तो क्या होता है एक ब्राइट लाइट जैसी दिखती है हमें जलते हुए पदार्थ के चारों ओर क्या होता है चमकीला एरिया बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लेम कहते हैं। ठीक है, तो द ब्राइट एरिया अराउंड अ बर्निंग सब्सटेंस, एक जलते हुए पदार्थों के चारों ओर के चमकीले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे फ्लेम कहते हैं। और फ्लेम उसका बनता है कि जब वो वेपर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया, यानी जो पदार्थ जलते समय वाष्प में बदल जाता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस विच आर कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम, यानी जो पदार्थ जलते समय वाष्प में बदलते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं फ्लेम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑयल तेल की बात करें या पिघला हुआ मोम की बात करें, ये सब क्या हमें फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ज्वाला उत्पन्न करता है। जैसे मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या उसमें निकलता है ना फ्लेम, उससे हम लोग क्या ज्वाला। ठीक है, वहीं अगर चारकोल की बात करें हम तो चारकोल जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। कार्बन, चारकोल में क्या होता है कार्बन, जब हम कोयला को जलाएं या कार्बन को जलाएं तो क्या हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारकोल हमारा क्या है ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, तो इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कैंडल फ्लेम की, यानी मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र की। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें कैसा कैसा फ्लेम दिखता है उसे हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये आप भी करके देख सकते हैं। तो जब आप मोमबत्ती जलाते होंगे या आपने स्टोव कभी जलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर का फ्लेम दिखता है, ब्लू कलर का, तो जो ब्लू कलर का जो फ्लेम दिखता है ऊपर में, उसे हम लोग बोलते हैं आउटर जोन। ठीक है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। ठीक है, क्या पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, और किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और जब आप बीच में देखेंगे तो बीच में जो है वो उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन। वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, मध्य भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। अब वो कैसा होता है, येलो कलर का दिखेगा आपको। क्या दिखता है, येलो कलर का दिखता है। ठीक है, और जब मोमबत्ती के धागे को देखिएगा तो उसे हम लोग वहाँ पे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, यानी बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कैसा हमें दिखता है, काला दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स प्रेजेंट होता है। यानी बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कैसा हमको दिखता है, काला दिखता है। ठीक है, तो ये 3 जोन होता है, एक तो आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन ब्लू कलर का होगा, मिडिल जोन येलो कलर का होगा, इनर मोस्ट क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, और जो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो ऊपरी की तरफ होता है, यानी जो आउटर जोन जो हमारा होता है, जो ब्लू फ्लेम होता है, वो हमारा क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे गर्म भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नन लुमिनस जोन कहेंगे। क्या कहेंगे, नन लुमिनस जोन कहेंगे, यानी अदीप्त जोन कहेंगे। और जो नीचे की ओर जो इनर मोस्ट जोन है, वहाँ पे क्या होता है, लीस्ट हॉट, यानी सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, आपने बचपन में उंगली भी ऐसे फेरा होगा, कितने लोग उसको छू भी लेते हैं। क्यों, कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा कम, सबसे कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और उस जोन को हम लोग कहते हैं लुमिनस जोन। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं क्या होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जोन है, आउटर जोन जो ब्लू कलर का होगा, मिडिल जोन जो येलो कलर का होता है, और इनर मोस्ट जोन जो वहाँ पर ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऊपरी आउटर जोन क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है, तो उसे हम लोग नन लुमिनस जोन यानी अदीप्त जोन कहते हैं। और जो इनर मोस्ट वाला है वो लीस्ट हॉट हो जाता है, यानी सबसे कम गर्म होता है, तो उसे हम लोग लुमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, आप एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपने सोनार को देखा होगा, गोल्ड स्मिथ इसे इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या करता है, नन लुमिनस जोन को यूज करता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने में। आपको भी सोनार के यहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा, वो एक मशीन रहता है, उससे जब आग निकलती है तो ब्लू कलर की निकलती है। क्यों, कि उसका हीट ज़्यादा होता है, नन लुमिनस जोन को इस्तेमाल करता है और चांदी के सोने को पिघलाने में काम लाता है। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ यूज ए नन लुमिनस जोन फॉर मेल्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोनार, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए अदीप्त जोन की प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फ्लेम की बात करें तो फ्लेम हमें 2 तरह को देखने को मिलता है, ज्वाला, एक होता है येलो, एक होता है हमारा ब्लू। तो येलो जो है ये हमें नन लुमिनस जोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लेम के प्रकार की बात करें तो 2 तरह का फ्लेम हमको देखने को मिलता है, एक ब्लू, एक येलो। ठीक है, तो ब्लू फ्लेम अगर देखने को हमें मिलेगा तो हमारा नन लुमिनस जोन कहलाएगा, यानी अदीप्त जोन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, और येलो फ्लेम देखने को मिलेगा तो हमारा लुमिनस जोन कहलाएगा, दीप्त जोन कहलाएगा। ठीक है, अब नन लुमिनस कब हमें देखने को मिलेगा, दीप्त जोन कब मिलेगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट हो, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, तब उत्पन्न होती है, यानी एक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें कैसे फ्लेम देखने को मिलेगा, ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा, यानी नन लुमिनस। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मैंने बताया था क्या होता है, हाई होता है नन लुमिनस जोन में, और लुमिनस जोन में टेम्परेचर हमारा क्या होता है, लो होता है। क्यों, कि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई हो रहा है, यानी जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है तब उत्पन्न क्या होता है हमारा लुमिनस जोन, दीप्त जोन जिसे कहते हैं हम लोग, येलो कलर का जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी क्या, फ्लेम की। ब्लू फ्लेम नन लुमिनस जोन में देखने को मिलता है, येलो फ्लेम लुमिनस जोन में देखने को मिलता है। जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट होगी तो ब्लू देखने को मिलेगा हमें फ्लेम, और अगर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट होगी, ठीक है, यानी कम अमाउंट में होगा ऑक्सीजन, तो हमें येलो फ्लेम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्लू फ्लेम में मैंने बताया था टेम्परेचर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और येलो फ्लेम की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा लो होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग फ्यूल की, ईंधन की। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो कंबशन करता हो, दहन करता हो, यानी वैसा पदार्थ, वैसा सब्सटेंस जिसका दहन होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ये ईंधन ऑयल भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस जैसे आपको पेपर वगैरह, ये सब क्या फ्यूल ही हो गया। तो वैसा सब्सटेंस जो कंबशन करे, वह पदार्थ जिसका दहन होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूल यानी ईंधन कहेंगे। अब एक अच्छे ईंधन के अभिलक्षण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? कोई भी अच्छा ईंधन हमें क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाना चाहिए। दूसरा कि सस्ता होना चाहिए, और वो क्या करे? हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करे, अधिक ऊष्मा, पॉल्यूशन नहीं हो, और उससे वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे बर्न हो, यानी ना ज़्यादा कम टेम्परेचर हो, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, या ज़्यादा टाइम भी लगे। ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर हो। तो ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। तो क्या गुण होना चाहिए? कि वो हमें आसानी से मिल जाए, यानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और क्या करे वो? इट लीज हाई अमाउंट ऑफ हीट, यानी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। और पॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ना के बराबर होना चाहिए, यानी मिनिजिबल पॉल्यूशन होना चाहिए। और वो कैसे बंद करे? मध्य तापमान पर आसानी से जल जाए, यानी बर्न्स इजिली एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे कि अगर मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर हो, तो जैसे हम बर्नर ऑन ही करेंगे, गैस का वैसे आग लग जाएगी, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। या लेट हो तो वो भी नुकसान है। तो क्या होना चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर, यानी मध्य तापमान पर आसानी से जल जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि अनडेसेबल रेसिड्यू शुड नॉट बी लेफ्ट बाय फ्यूल, यानी ईंधन के द्वारा अवांछनीय अवशेष भी जो है नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक कुछ अभिलक्षण हो गया अच्छे फ्यूल का। और ऐसे फ्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। ये क्या होता है? तो जब हम 1 kg के फ्यूल को, यानी 1 किलो के ईंधन को जब हम कंबशन करवाते हैं, उसका यानी दहन करवाते हैं, तो जितना हीट यानी जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या कह देंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कर देंगे, ऊष्मीय मान कह देंगे उस पदार्थ के, यानी जिस सब्सटेंस को 1 किलो के किसी सब्सटेंस को जब हम दहन करवाते हैं उसका, तो जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो हीट रिलीज हो रहा है, उससे उसका हम क्या कह देंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कह देंगे, ऊष्मीय मान कह देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। और 1 kg ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसमें मान कहेंगे। इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, किलो जूल पर केजी, यानी किलो जूल पर केजी हमारा यहाँ पे एसआई मात्रक हो गया कैलोरीफिक वैल्यू का। अब एनसीईआरटी में कुछ सब्सटेंस पदार्थ के कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए हैं, जिसके पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो उससे हमें याद रखना है। इस टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूल है, यानी ईंधन है। ठीक है, यहाँ पे उसका कैलोरीफिक वैल्यू है जो किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, इसका ये एसआई यूनिट है। ईंधन और उसमें मान गिवन है। ठीक है, तो कॉ डंग केक यानी गोबर के उपले की बात करें तो हमारा 6000 से 800 किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू होता है। वैसे वुड की बात करें तो इसका 17000 से 22000 तक होता है। फिर कोल की बात करें तो 25000 से 33000 तक होता है। वैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की बात करेंगे, तीनों का कितना होता है? सेम होता है, 45,000। ठीक है, और मीथेन सीएनजी की बात करें तो इसका भी सेम होता है, 50,000। एलपीजी की बात करें तो 55,000। बायोगैस 35 से 40,000। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो 1.5 लाख। सबसे ज़्यादा हमारा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो इस कैलोरीफिक वैल्यू को हमें याद रखना है। ठीक है, और एक अच्छा ईंधन क्या होगा हमारा? उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, एक मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा 1.5 लाख लगभग होता है। तो इससे हमें याद रखना है, इस पर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे घर में एलपीजी यूज़ होती है उसका कितना होता है? 55,000 होता है, इसे भी याद रखना है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, जो हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन दहन के हानिकारक प्रभाव। यानी बेसिकली हम लोग जो फ्यूल, जो ईंधन यूज़ करते हैं तो उससे क्या क्या पॉल्यूशन होता है, क्या क्या कॉज करता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो कार्बन फ्यूल पहला पॉइंट है हमारा,
carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. यानी लकड़ी को, कोयला को, पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं, जो जलता है, जो उसका यूज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारा अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अनबर्न पार्टिकल, सूक्ष्म कण निकलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट मतलब वैसे, पॉल्यूटेंट मतलब होता है कि जो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि हमें रिस्पिरेटरी डिजीज करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे दमा, अस्थमा वगैरह, ये सब क्या हो गया हमारा, इससे हमें ये हानिकारक है, ये इससे होता है, ठीक है। तो वैसा फ्यूल लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम से क्या रिलीज होता है, अनबर्न कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली पॉइंट हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यानी फ्यूल का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब होता है कि जब वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई से कम मिल रहा है, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो उसका अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो वहाँ पे हमें CO गैस मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस नेचर का होता है, जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए जब हम कमरे में जब हम कोयला जलाते हैं तो उसका धुआं क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो जब गेट बंद होता है तो आपने देखा सफोकेशन होने लगता है, तो अगर कोई रास्ता ना हो तो वहाँ पे आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो इन ईंधनों का पूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, यानी जहरीली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। बंद करने में क्या होता है, कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या देता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ज़्यादा जो फ्यूल होता है, ज़्यादा जो ईंधन होता है, वो क्या देता है, यहाँ पे क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी हरित गैस है, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विश्व उष्णन क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली होता है वार्मिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का गर्म होना, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है, ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो हिमालय का जो बर्फ है वो पिघलता है। जब वो पिघलेगा तो आसपास के एरिया में क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, जिससे बहुत बड़ी भूखमरी हो सकती है। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग गैस है CO2। जब ज़्यादा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या बनती है, कारण बनती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा 4th पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोreover पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कोयले और डीजल जो है जब उसका कंबशन होता है तो वहाँ पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हमें क्या देखने को मिलता है, पेट्रोल इंजन में हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये क्या होता है, दम, घीटू और संराक्षक गैस है, दम घुटने लगता है इससे,
ठीक है। तो और ये दोनों मिलकर यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा बादल बनाते हैं जो फिर रेन होती है, तो उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड, सच रेन्स इज कॉल्ड एसिड रेन, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, यानी एसिड रेन कहते हैं, जो कि फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, येलोइंग ऑफ ताजमहल, जो हमारा येलोइंग हो रहा है वो भी किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है। एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा कंटेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, आसान चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ें। तो आइए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से, जिससे हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आप पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। A man purchased eggs to use it as a fuel for cooking. What qualities eggs should possess to be used as a fuel? यानी एक व्यक्ति ने खाना पकाना है उसको, ठीक है, ईंधन के लिए कुछ एग्स खरीदा, तो ईंधन के रूप में एग्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए, यानी फ्यूल का यहाँ पे जैसे खाने के लिए जो हम लोग ईंधन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए ईंधन का। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप। ठीक है, तो यहाँ पे सस्ता और निम्न ज्वलन ताप, तो सस्ता तो होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर, निम्न ज्वलन ताप, तो अगर लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो उसमें तो तुरंत आग लग जाएगा, उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम गैस का बर्नर खुला तुरंत आग लग जाएगी तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा भी होगी तो भी दिक्कत है, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब आता है यहाँ पे मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, मध्य कैलोरी मान और निराविषी। हाँ, तो ये बात सही है हमारा। कैलोरीफिक वैल्यू कैसा होना चाहिए, मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, और कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, जिससे पॉल्यूशन ना हो के बराबर हो, तो ये भी अच्छी चीज़ है। फिर फोर्थ ऑप्शन मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप, मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता, ये बात भी सही है। इग्निशन टेम्परेचर भी हमारा कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, और सस्ता होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, तो लो कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी और डी यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 फ्यूल्स आर गिवन, 4 ईंधनों के गुणधर्म नीचे दिए गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट ऑप्शन एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी घरेलू उपयोग के लिए इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या बताया था मैंने, फ्यूल का ना कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, यानी मॉडरेट होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे 17 जो है तो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें से। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। और स्टेट कैसी है, सॉलिड, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो लिक्विड में रहता है, जैसे LPG जो यूज़ कर रहे हैं, तो सॉलिड यहाँ पे तो होगा नहीं। इग्निशन टेम्परेचर हाई तो होगा नहीं, लो इग्निशन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा मॉडरेट। ठीक है, और गैस तो होगा नहीं, लिक्विड होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बी सी भी बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। अब बचा बी और सी में, टैप आप देख सकते हैं 45 क्या है, मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, और लिक्विड हो गया और मॉडरेट मध्यम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। मेन याद रखना है कैलोरीफिक वैल्यू कैसा होना चाहिए, मीडियम, इनिशियल टेम्परेचर कितना चाहिए, मीडियम, स्टेट कैसा होना चाहिए, लिक्विड। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल्स दैट बर्न्स विद अ फ्लेम, यानी उस जोड़ी को पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। ठीक है,
तो बात करें हम कैम्फर की, तो कैम्फर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो जो वेपर में कन्वर्ट होता है वो फ्लेम देता है, तो कैम्फर तो देगा। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी देता है ब्राइट वाइट कलर का, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें कैम्फर, कैम्फर तो देता है, लेकिन कोल की बात करें तो ये नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे भी कोल की बात करें ये नहीं देता है, केरोसिन तो देता है, ठीक है। यहाँ पे केरोसिन देता है लेकिन चारकोल नहीं देता है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, फोर्थ। Industries like rubber, automobiles and petrochemicals release harmful gases responsible for acid rains, oxide of which elements make up these gases। तो एसिड रेन की जब बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है नाइट्रोजन और सल्फर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एसिड रेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे याद रखना है। अब आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूज प्रोड्यूसेस अ गैस व्हिच इज पॉइजनस एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। दिस गैस इज, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का जिसमें कार्बन हो तो क्या मिलता है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, CO। क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है, जो कि ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी को क्या करता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स हमें देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ाया है और बेस्ट कंटेंट है। आप यकीन माने ये बेस्ट कंटेंट है। आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेंगे लेकिन आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होता है हमारा और एक वर्ड भी एनसीईआरटी का मिस नहीं करते हैं यहाँ पर। कम समय में पूरे चैप्टर को हम लोगों ने देखा, तो अगर सेशन को आप पसंद आया होगा तो सेशन को ज़रूर लाइक करें। और ये कंटेंट बेस्ट कंटेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप 20 नंबर कंटेंट में साइंस में ला सकते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो उसकी बात अलग है, बाकी पूरे नंबर आपको साइंस में आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस की उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब के साथ कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और जो लोग फिजिक्स का नहीं देखे हैं अभी तक जाके, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो जाके वहाँ देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हमारा सीटेट जुलाई 2024 के नाम से, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।